आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है और मैं हूँ तहसीन मुनव्वर। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब मौजूद हैं, जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के वाइस चेयरमैन हैं। इसके अलावा वो झारखंड माइनॉरिटी कमीशन के साबिक़ सरबराह रह चुके हैं, साबिक़ सदर रह चुके हैं, साबिक़ चेयरमैन रह चुके हैं। वो एचआरडी मिनिस्ट्री में प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी जो होती है उसके मेंबर हैं। इसके अलावा नेशनल कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। शाहिद साहब, आपका हम खैर मकदम करते हैं ख़ास मुलाकात में, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मौका दिया। इससे पहले कि हम उर्दू की तरफ जाएं या दीगर बातें करें, जैसे कि अभी पुलवामा का वाक़या हुआ है शाहिद साहब, इसको लेके पूरे मुल्क में बहुत ही गुस्सा है। और क्योंकि आप झारखंड से आते हैं तो हमने अपनी ख़बरों में भी देखा कि वहाँ भी जो लोग हैं वो बिला लिहाज़े मज़हब व मिल्लत उन्होंने इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की है। ऐसे वक्त में मुल्क को कैसा नज़र आना चाहिए? देखिए, आज के दिनों में सारा देश जो है एक साथ खड़ा है, और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की जो इस तरह की कायराना हरकत है उसका हम सबसे पहले तो कड़ी मज़म्मत करते हैं और उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि इस तरह की हरकत से पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान को ये उकसाने का काम करता है। लेकिन अब जो है ये सरकार पिछले बार भी जो जिस तरह के डिसीजन ली थी, और अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि यूएनओ को भी डिसीजन लेना चाहिए कि इस टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करे, आतंकवादी देश घोषित करे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और जहाँ तक सरकार की बात है, मुझे यकीन है कि सरकार कल से जिस तरह की बैठक कर रही है और जो कड़े निर्णय सरकार लेगी, और अब पाकिस्तान को अगर समझेगा नहीं तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के मैप से भी पाकिस्तान मिट जाएगा, क्योंकि जिस तरह की हरकत पाकिस्तान करते आ रहा है अब हिंदुस्तान उसको बर्दाश्त किसी भी हाल में नहीं करेगा। और सबसे पहले जो परिवार जिनके सेना के जो लोग का उस कायराना जो हरकत पाकिस्तान ने की है जिसमें डेथ हुआ है, मैं उनके परिवार के साथ में संवेदना प्रकट करता हूं, उनके साथ में हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि आज इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है और आने वाले समय में कोई भी सैनिक के साथ में इस तरह का हादसा ना हो, और देश के जो सरकार है वो इसमें डिसीजन जल्द से जल्द ले, जिससे कि लोगों के बीच में एक विश्वास कायम हो। शायद साहब, हम देखते हैं जैसे दीगर ममालिक में जब इस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई होती है तो वो मुल्क एक नज़र आता है। हमारे मुल्क में एक दो दिन तो मामलात ऐसे ही चलते हैं, फिर उसके बाद अचानक सियासतें शुरू हो जाती हैं। और जबकि चुनाव करीब हैं तो आपको नहीं लगता कि लोग सियासत से बाज नहीं आएंगे? क्योंकि हमने बहुत सारे अलग अलग पार्टी के लोगों के जो बयानात भी देखे हैं सोशल साइट वगैरह पे, वो मायूस करने वाले हैं। देखिए, अगर इस तरह के समय में मुझे लगता है कि जो लोग सियासत अगर कर रहे हैं तो उन सियासत पार्टियों को देश की जो जनता है वो देख रही है, क्योंकि देश को ऐसे मौके पर जब भी अगर देश के लिए बात आए तो सभी लोगों को खड़े रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसे मौके पर भी अगर वो सियासत करेंगे तो देश के नहीं है और कट्टरता फैलाने वाले लोगों में से है, और वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं समझ रहे तो समझ जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में उनको इस देश में रहने का कोई इख्तियार नहीं है और वो देश में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है सारा देश जो है गम में डूबा हुआ है और उन परिवारों के साथ खड़ा है। ऐसे वक्त में अगर वो सियासत करेंगे तब फिर मुझे लगता है कि उनको भी समझने की ज़रूरत है कि वो कर क्या रहे हैं और देश को कहाँ ले जाना वो चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे समय में लोगों को ज़रूरत है कि आपस में मिलजुल कर एक साथ खड़े हो और एक अच्छा मैसेज सरकार को भी दे कि पूरा देश सरकार के साथ में है, सरकार कड़ी से कड़ी डिसीजंस ले। तो इस तरह के लोग जो है, मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग बाज आ जाए और इस तरह की हरकत ना करें जिससे कि देश में ठीक मैसेज नहीं जाए। आप जो है उर्दू ज़बान से जुड़े हैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के ज़रिए, और उर्दू ज़बान के बारे में कहा ही जाता है गंगा जमनी ज़बान है और लोगों को जोड़ने का काम करती है। तो ये ज़बान किस तरीके से आपके जहन में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के साथ साथ किस तरह से इस ज़बान का ऐसा इस्तेमाल हो कि उर्दू ज़बान की जो तहज़ीब है, मेल जोल की जो तहज़ीब है, उसको भी आगे बढ़ाया जाए? देखिए, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि उर्दू ज़बान जो है वो गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत है, और शहीद भगत सिंह का जो ज़बान है उर्दू है। इनकलाब का जो नारा दिया गया वो उर्दू में दिया गया, और इस देश के आज़ादी में अगर किसी लैंग्वेज का बहुत अहम रोल रहा है तो उर्दू का रहा है।
आप 1857 से लेकर 1947 तक जब देखेंगे तो उस समय इस तरह की बातें नहीं थी। और मैं तो रांची में रहता हूँ, 1917 से लेकर 1920 तक जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को मदरसा इस्लामिया में कैद करके रखा गया तो उन्होंने मदरसा इस्लामिया कायम भी किया। और वहाँ पर उन्होंने उर्दू में अल हिलाल पेपर जो उन्होंने निकाला, उस पेपर से सिर्फ वहाँ नहीं बल्कि हावड़ा तक वो पेपर जाता था उस ज़माने में। और उसके बाद वहाँ से उसका आंदोलन की शुरुआत हुई और ये देश आज़ाद हुआ। तो ये लैंग्वेज जो है सिर्फ मजहबी लैंग्वेज नहीं है, लोग जिस तरह से इसको बना रहे इसका कोई दायरा नहीं, ये मोहब्बत फैलाने वाला ज़बान है। और मैंने अभी कमीशन के वाइस चेयरमैन, काउंसिल के वाइस चेयरमैन बनने के बाद में मैंने जब वर्ल्ड एक सर्वे देख रहा था तो मैंने देखा वर्ल्ड सर्वे में कि जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो ज़बान है वो चाइनीज़ लैंग्वेज है, उसके बाद स्पेनिश है, उसके बाद इंग्लिश, और चौथी जो ज़बान है वो हिंदुस्तानी ज़बान है। तो मैंने हिंदुस्तानी ज़बान जब उसमें देखा तो देखा कि हिंदी और उर्दू जब दोनों मिलाकर जब लैंग्वेज को जब सर्वे में, वर्ल्ड सर्वे में जब किया गया तो इसके पोजीशन पूरे वर्ल्ड में 4th पोजीशन आए। लेकिन जब इसी को उर्दू को से हटा दिया गया तो हिंदी 7th रैंकिंग में चला गया और उर्दू का कोई पोजीशन नहीं रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लैंग्वेज का खास करके नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत अहम रोल है और हिंदी और उर्दू जो दोनों साथ साथ चले, और साथ चलने के साथ में कि आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स जो है हिंदी के भी उर्दू में है, जैसे मेल हो गया, मिलाप हो गया, इस तरह की तालमेल हो गया। तो इस तरह के वर्ड्स जो है हम लोग उर्दू के हिंदी में बोलते हैं, हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स उर्दू में बोलते हैं। तो इसको इस तरह से है कि ये हिंदुस्तानी ज़बान है, सबसे पहली बात है उर्दू। और प्रमोशन का जहाँ तक ताल्लुक़ रहा तो मैं एडवर्टाइजिंग में मैंने PhD किया, तो उस प्रोफेशन में रहने से, एडवर्टाइजिंग में PhD होने के नाते आई नो हाउ टू प्रमोट द लैंग्वेज। कोई भी जब प्रोडक्ट सर्विस को मैं प्रमोट कर सकता हूँ, और PhD में एडवर्टाइजिंग में रहने की वजह से मुझे ये मालूम है कि लैंग्वेज को कैसे बढ़ाना है। खास करके उर्दू जो है ये मोहब्बत फैलाने वाला लैंग्वेज है और उसके तरक्की के लिए मैंने एक प्लान, एक रोड मैप बनाया है कि उर्दू को कैसे, उर्दू गाँव के गलियों में पले बढ़े और कैसे इसकी तरक्की हो। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ठीक ढंग से पहले एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल में जहाँ पे कमियां हैं उसको दूर कैसे किया जा सके। इसी सिलसिले में हम लोगों ने एक रिव्यू बैठक का एक नया सिलसिला किया कि सारे स्टेटों में जाकर हम लोग वहाँ की सरकार से पहले रिव्यू बैठक करेंगे और वहाँ पहले उनके अभी उर्दू के क्या हालात है पहले हम लोग वहाँ जानेंगे कि उर्दू एलिमेंट्री लेवल में क्या है, उर्दू की किताबें ठीक ढंग से समय पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हम यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, यह वक्त मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं और डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब से हम बात करेंगे उर्दू को किस तरह से बढ़ावा ऐसे दिया जाए कि उर्दू जो है उन इलाकों तक भी पहुँचे जहाँ की ज़बान उर्दू है नहीं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस मुख्तसर वक्फे के बाद। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं NCPUL के वाइस चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब। जिस तरह आप बता रहे थे कि एलिमेंट्री लेवल से जो है हम इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन गुज़िश्ता माह जो है यहाँ पर अकील अहमद साहब भी आए थे जो उसके डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि उर्दू को उन इलाकों तक ले जाना है जहाँ की ज़बान उर्दू नहीं है या हिंदी भी नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ कोशिशें हो रही हैं। देखिए, उसके लिए भी कोशिशें हो रही है और हमारी टीम जो है कल आज से असम के दौरे में है 3 दिन के लिए। उसके बाद हम लोग मणिपुर जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, गोवा ऑलरेडी हम लोग जा चुके और वहाँ भी हमारा फोकस एरिया रहेगा, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ बोलने वाले लोग नहीं हैं। वहाँ पे बोलने वाले लोग हैं, लेकिन उनके पास में जो किताबें ठीक ढंग से पहुँचे और वहाँ की सरकार उनको रिकॉग्नाइज करे और उर्दू के जो लैंग्वेज है उसको वहाँ पे प्रमोट करे। क्योंकि 2 तरह से उर्दू प्रमोट हो सकता है। एक तो सरकारी जो ज़बान के तौर पर मैंने देखा कि बहुत से जगहों पर जो उर्दू का जो है 6 स्टेट में जो सेकंड ज़बान है, लेकिन उर्दू ज़बान सेकंड रहने के बावजूद जो है वहाँ पर उर्दू का जो डेवलपमेंट और उर्दू का प्रमोशन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। मैं दिल्ली में भी देखा, पहले बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जो प्रमोशन की बात करें तो बोर्डों में भी उर्दू बहुत दिखते थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, वहाँ गलत लिखा हुआ है। हाँ, वहाँ झारखंड में मैं रहने वाला हूँ, तो झारखंड में भी सेकंड ज़बान का नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन वहाँ पे पोस्ट भी क्रिएट हो गए कि सारे सरकारी ऑफिस में, इवन की जो ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल में भी उर्दू जो टाइपिस्ट से लेकर सारे की पोस्ट क्रिएट कर गया, लेकिन अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुए।
उर्दू में वहाँ पे प्रॉब्लम, बहुत से जगहों में ये प्रॉब्लम है कि वहाँ के रीजनल लैंग्वेज को भी सेकंड लैंग्वेज बना दिया गया, जिसके कारण उनको ठीक है बोर्ड में लिखने में 2-3 लैंग्वेज लिखने में परेशानी हो सकती है। लेकिन मैंने आपके आज इस चैनल में, क्योंकि आपने मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और ये खास करके न्यूज़ 18 उर्दू जो है, सबसे ज़्यादा उर्दू अगर देखने वाले व्यूअर है तो न्यूज़ 18 है, क्योंकि मेरे दोस्त लोग बाहर भी रहते हैं, मिडिल ईस्ट और सऊदी अरब में, उन लोग भी आकर कुछ मेरा न्यूज़ चलता है तो बताते हैं। मैं उन लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ 18 के इस चैनल से मैं अपील करना चाहता हूँ कि उर्दू को प्रमोट सिर्फ तो एक एलिमेंट्री लेवल में लिखने के एतबार से तो हम लोग की प्लानिंग पहले से एनसीपीएल काम कर ही रही, लेकिन हम चाहते हैं कि उर्दू खास करके वहाँ गलियों में भी दिखे। जितने भी खास करके पहले शुरुआत हम करते हैं, क्योंकि ये मजहबी लैंग्वेज नहीं है, ये हिंदुस्तान की लैंग्वेज है, और हिंदुस्तान के खास करके नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह के जो भी लैंग्वेज है उसको प्रमोट करना चाहिए। भारत सरकार भी एनसीपीएल के माध्यम से कर रही है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के नाते, एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के नाते मैं चाहता हूं कि उर्दू खास करके जितने भी दुकानें हैं उसमें अपने दुकानों के साइन बोर्ड में भी आप उर्दू में ज़रूर लिखें अपने दुकानों का नाम। अगर आप खत लिखते हैं तो उर्दू में खत लिखें, आप शादी के कार्ड अगर छपाते हैं तो उर्दू में छपवाएं, और इस तरह के जितने भी आपको मौका मिलता है वहाँ पे उर्दू को आप प्रमोट करने की कोशिश करें। मैं कुछ जगहों पर जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि ठीक है, अगर आप जा रहे हैं रोडों पे अगर उर्दू दिखता है तो लगता है कि नहीं उर्दू ज़बान यहाँ पर है, और वहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन डिफरेंट होता है। मैं तो ये देखता हूँ कि हमारे जानने वाले लोग हैं, वो दूसरे कम्युनिटी के हैं, लेकिन वो अभी भी उर्दू में लेटर लिखते हैं और बोलते हैं कि मेरे दादा से लेकर परदादा से लेकर अभी तक जो है, अभी भी मैं किताबत जो करता हूँ उर्दू में करता हूँ। तो ऐसा नहीं है। हाँ, अभी हमने एक वाक़या देखा था, महाराष्ट्र में एक मराठी फैमिली थी, उन्होंने शादी का कार्ड उर्दू में छपवाया अपने बच्चे की। हाँ, तो मुझे एग्जाम्पल है, मुझे दिखाया गया कि मैं देखिए मेरे खत जो आए हुए उर्दू में आए हुए। तो ये ज़बान बहुत, इस ज़बान में मिठास है, मीठी ज़बान होने के नाते जो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उर्दू और हिंदी दोनों अगर मिलकर चले तो आपस में जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, जो कट्टरता वाले लोग हैं, वो ख़त्म होगा यहाँ पर। और क्योंकि उर्दू बोली में इतनी मिठास है कि खास करके आप अगर लड़ने वाले लोग भी वो मिल जाएंगे और वो लड़ाई यहाँ पर नहीं होगी। तो मैं ये लेवल में चाह रहा हूँ कि खास करके सरकार से भी बात कर रहा हूँ कि आप जो है इस तरह का प्रोग्राम जो हो, इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम भी हो, जिसमें दूसरे लैंग्वेजों के साथ में, खास करके जैसे आपने कहा कि आप जिस जगह पर उर्दू नहीं है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो हम लोग जाकर खुद वहाँ पर जाकर देख रहे हैं और उर्दू कैसे प्रमोट हो वहाँ पर जाकर वो काम कर रहे हैं। एनसीपीएल भी कर रही है, और वहाँ के एनजीओ, वहाँ के दानिश्वर तबके, वहाँ के जितने भी मदरसों के लोग हैं, और वहाँ पे जो लोग भी उर्दू जानने वाले, उनसे हम स्टेक होल्डर से मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग करने के बाद में उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे उसको प्रमोट किया जाए। सरकार के साथ में भी जो दूसरे डिपार्टमेंट है, खास करके हिंदी साहित्य एकेडमी है और हिंदी डिपार्टमेंट्स है, उनके साथ में भी राब्ता कायम करके इंटर एक्सचेंज डायलॉग कैसे हो, और उर्दू और हिंदी के साथ साथ में दूसरे जो दीगर लैंग्वेजेस है उनके साथ में कैसे हम बात करके इस लैंग्वेज को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, ऐसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। शाहिद साहब, आपका ताल्लुक झारखंड से है, झारखंड जब बिहार का हिस्सा था, तो जब अलग हुए तो क्या उर्दू की कोई विरासत आपके हिस्से में आई, या बिहार के साथ जो है जो उर्दू की तारीख़ थी वो बिहार के साथ चली गई और झारखंड को उर्दू के नाम से ज़्यादा कुछ नहीं मिला? कुछ ऐसा महसूस किया आपने? देखिए, ऐसा तो उर्दू के साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी तो झारखंड में हुई है, और अभी मैंने जो चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की तो बहुत ही जो मीटिंग है सक्सेसफुल हम लोगों की मीटिंग हुई, और चीफ सेक्रेटरी ने कहा क्या है कि हम लोग जल्द ही उर्दू एकेडमी का गठन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में उर्दू एकेडमी के साथ में जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे टीचर्स के अपॉइंटमेंट हो या फिर मदरसों में जो टीचरों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं, उन टीचर्स के पेमेंट्स के लिए भी हम लोगों ने बातचीत की है। तो मुझे लगता है कि जब अगर आप कानूनी तौर पर देखेंगे तो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे झारखंड बनने के बाद में, वो उसको झारखंड को बना देना चाहिए। लेकिन उर्दू एकेडमी अभी तक का नहीं बनना, ये बात का है कि उर्दू के साथ में थोड़ा नाइंसाफ़ी तो हुई है। लेकिन अभी की जो सरकार और अभी की जो सिस्टम और अभी चीफ सेक्रेटरी से जो मीटिंग हुई है, मुझे यकीन दहानी कराई गई है कि पक्का जो है वहाँ पर उर्दू एकेडमी बनेगा। और उर्दू एकेडमी बनने के साथ में मैंने कहा है कि अगर उर्दू एकेडमी झारखंड में बनता है तो जिस तरह से हम लोग आपको जो फिनेंशियल जो ऐड है वो उर्दू काउंसिल देगा, चाहे वो मुशायरे के तौर पे हो या आपको लाइब्रेरी में किताबों की ज़रूरत हो और आपको कंप्यूटर सेंटर की ज़रूरत हो, हम उर्दू एकेडमी के थ्रू हम सारे स्टेट में अपनी जो गतिविधियां चलाएंगे। तय हुआ है कि इतनी मुद्दत में उर्दू एकेडमी झारखंड में बन जाएगी? जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है उनसे उन्होंने कहा कि आप 10 दिनों के अंदर में आप जो भी ये फाइल तैयार कर इसको कैबिनेट में पुट किया जाए।
तो मुझे लगता है कि उनकी बातों से विदिन 15 डेज जो है ये कुछ पहल होगी और उर्दू एकेडमी का गठन अब हो जाएगा। समय 5-10 दिन इधर उधर हो सकता है, नहीं, मैं लेकिन जब इसलिए कह रहा हूं, सोच देखिए, जब पॉजिटिव वक्त है। बहुत तेजी से बीत रहा है। अगर चुनाव, लोकसभा चुनाव के ऐलानात हो जाते हैं मार्च के पहले हफ्ते वगैरह में, जैसा कि उम्मीद है, तो कहीं क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आके ये मामला रुक तो नहीं जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि रुकना थोड़ा चाहिए। इसको मुझे रफ्तार पकड़ना चाहिए। नीयत जो है वो बहुत साफ लगती है कि मुझे लगता है कि ये काम हो जाना चाहिए, उर्दू एकेडमी का गठन हो जाना चाहिए। अगर कुछ फाइल में अड़चनें आती है तो फिर इलेक्शन के बाद होगा, लेकिन अभी की सरकार जो है मुझे लगती है बातचीत करने से कि उर्दू एकेडमी का झारखंड में गठन होगा, और गठन होना ही चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि बिहार के साथ अलग होने के बाद में बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसका गठन पहले हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया है। अगर तो अब अगर सरकार पहल कर रही है तो अब जल्द से जल्द गठन हो जाए, जिससे कि उर्दू दाँ में जो खुशी की लहर है, उर्दू दाँ को एक प्लेटफॉर्म मिले और वो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना सके, ऐसा मैं चाहता हूँ। और उसके बाद मैंने तो चीफ सेक्रेटरी को ये भी बोल दिया है कि आपको जो मैक्सिमम उर्दू काउंसिल, जो नेशनल प्रमोशन ऑफ उर्दू काउंसिल है, उसके जो भी स्कीम्स है, हम कोशिश करेंगे कि झारखंड को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तभी फायदा होगा जब जो है उर्दू एकेडमी बनेगा। तो नहीं, उन्होंने तो उसको बहुत संजीदगी से लिया है और मुझे लगता है कि वो जल्द से जल्द बन जाएगा। ये खैर झारखंड के लोगों की डिमांड भी थी, मांग बहुत मुद्दत से थी। नाज़रीन, यह वक्त है मुख्तसर वक्फे का। वक्फे के बाद लौट कर आएंगे। आखिर में हम मदरसों के हवाले से कुछ बात करेंगे, क्योंकि डॉक्टर शाहिद अख्तर जो हैं वो HRD में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड जो है उसके मेंबर भी हैं, तो इनके सहारे बहुत कुछ होता होगा, उस पर भी गौर करेंगे, क्योंकि मदरसों के असातिज़ा की तनख्वाहों का मामला जो है लटका हुआ है। लौट कर आते से मुख्तसर वक्फे के बाद। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बहुत ही ख़ास शख्सियत, NCPUL के वाइस चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब, और मुस्लिम राष्ट्र मंच के नेशनल कन्वीनर भी हैं आप, और HRD मिनिस्ट्री में भी आप मेंबर हैं। और शाहिद साहब, जैसा कि मैंने वक्फे से कबल कहा था, मदरसों के असातिज़ा को उत्तर प्रदेश में भी, झारखंड में भी कई जगह जो है तनख्वाहों को लेके उनका कुछ मसला आ रहा है। कुछ कंप्यूटराइज्ड हो जाने के बाद ये मसला है, कई साल की भी तनख्वाहें शायद रुकी हुई हैं। SPQEM जी। और जो IDMI 2 स्कीम्स चलती है, मैं उसका प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड का मेंबर हूँ। तो स्पेशल प्रोविज़न फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड मदरसा जो है वो काम करती है सभी स्टेटों में, मदरसों में टीचर्स देती है, और टीचर की जो तनख्वाह है वो मिनिस्ट्री ऑफ MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत तो सारा पैसा जो सैलरी के तौर पर जाता है। लेकिन स्कीम्स में क्या हुआ कि इतनी दिनों से मीटिंग नहीं हो पा रही थी, तो मुझे जब सितंबर में बनाया गया तो मैं 19 सितंबर को मेंबर बना, और मैंने बोला कि तुरंत मीटिंग होनी चाहिए और सभी स्टेटों को पैसा रिलीज हो जाना चाहिए। उसी क्रम में 19 के नोटिफिकेशन होने के बाद में 25 सितंबर को ये मीटिंग हुई, और हम लोगों ने 393 करोड़ रुपीज़ जो है तुरंत जो है रिलीज करके सभी स्टेटों को भेज दिया। और वहाँ से स्टेट से अब क्या है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वहाँ से आनी थी, लेकिन क्योंकि स्टेट में कुछ हम लोगों इस बार जो क्लाउज लगाया गया कि 60% जो है मिनिस्ट्री ऑफ MHRD सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% जो है स्टेटों से पैसा उनके फंड से आएगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्टेट को वहाँ पे फंड कुछ क्रिएट करना रहता है, उनको फिनांस डिपार्टमेंट से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। क्योंकि मेरी जो दूसरे स्टेट के जो वहाँ के जो कस्टोडियन एंड नोडल ऑफिसर्स है, उनसे जो बातचीत हुई उसमें ये बात हुई कि इसके कारण वहाँ पे डिले हुआ, और डिले होने के वजह से 2-3 महीना अभी और इधर होगा, और पहले से कुछ पेमेंट नहीं हुआ था। कल के हालात जो उत्तर प्रदेश ने ये लिखित तौर पर ये दे दिया है कि हम जो है पुराने जो 17-18 का जो पेमेंट है, जो पुराने स्कीम जो 100% जो SPQM और IDMI के तहत थे, उसके हिसाब से आप पूरा पेमेंट कीजिए, और न्यू जो स्कीम के जो गाइडलाइन आए हैं उसमें 60-40 के लिए हम तैयार हैं। मिनिस्ट्री में ये लेटर आ गया है, मिनिस्ट्री में मेरी सेक्रेटरी से बातचीत मैं कर रहा हूँ, जो अधिकारी लोग हैं। कल भी मैं बात करूँगा उन ऑफिसर से कि ये मामला जो है अभी जो आचार संहिता लगने से पहले जो है कल परसों में ये पेमेंट को जल्द से जल्द उनको रिलीज कर दिया जाए, जिससे कि जो भी मदरसों के टीचर्स को जो पेमेंट नहीं मिला है उनको पेमेंट मिल जाए। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड चाहता है कि जो स्कीम्स जो SPQM है उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटों में मदरसों को कवर किया जाए। साथ ही साथ IDMI जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसमें जो प्रोजेक्ट और प्रपोजल है उसको दिया जाए। मेरे बनने के बाद में मैंने एक प्रारूप और जो कहते हैं और उसको एक गाइडलाइन तैयार किया है कि कैसे फॉर्म भरा जाता है और उसको कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं।
उसको मैं एक वेबसाइट में भी अभी डाउनलोड हुआ और उसको मैं उसमें भी कुछ स्टेटों का हम लोगों ने दौरा करने के लिए जो पीएबी मेंबर है, 2 ही नॉन ऑफिशियल पीएबी मेंबर होते हैं हम लोग दोनों, और मिनिस्ट्री एमएचआरडी की टीम भी, पहले ऐसा नहीं होता था। अब हम लोग स्टेटों के दौरा भी करेंगे और वहाँ जाने के बाद में जो स्टेक होल्डर है और जो मिनिस्ट्री है, क्योंकि मिनिस्ट्री यहाँ पर क्या करती है कि हम लोग फंड तो दे देते, फंड देने के बाद में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट स्टेट से जब तक नहीं आएगा तब तक जो है प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड जो है पैसा रिलीज करके मिनिस्ट्री पास रखी रहती है, और वहाँ से जब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आएगा तो ये पैसा वहाँ जाती। हम लोग अब जाकर स्टेटों में ये मीटिंग करने जा रहे हैं और कर उनको ये बोलना चाहते हैं कि आपको हम पैसा जो देते हैं वो पैसा जिनके लिए है उनके तक तुरंत पहुँचे और तुरंत उन पैसे का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमें दे, जिससे कि जल्द से जल्द हम आगे के जो फ्यूचर प्लान है, मुस्तकबिल का जो प्लान है और बजट एलोकेट करा सके और उसको बढ़ा सके और आपको हम सही समय पे पैसा दे सके। पैसा तो सैंक्शन हो गया और मुझे लगता है कि उन जिनको परेशानी जितने देने के लिए था मैं उनके साथ में, मैं समझ रहा हूँ उनके दर्द को, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पैसा जल्द ही उनको अकाउंट में चला जाएगा। आप जैसे झारखंड माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं, क्या लगता है कि हम लोगों में कहाँ कोई कमी है जिसकी वजह से हम लोग जो फाइनेंशियल स्कीम्स वगैरह हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, जबकि दूसरी अक़लियतें उठा लेती हैं? देखिए, कमियां तो है। कमियां ये है कि हमारे यहाँ जो अप्रोच करने का जो सिस्टम है, हम अप्रोच नहीं कर पाते। सरकार किसी की रहे, सरकार आती जाती रहती है। लोगों को ये चाहिए कि उनके लिए जो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी स्कीम सरकार के द्वारा बनाई गई है वो उनका हक है, ये समझे। वो हक समझते नहीं। अगर हक समझेंगे तो जाकर वो अपना स्कीम के लिए डिमांड करेंगे और जो भी जिलों और स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे। मैंने तो देखा कि जब मैं बना था उस समय जो स्कॉलरशिप की भी जो स्कीम थी, अगर कोटा अगर 1 लाख से ज़्यादा बच्चों के लिए प्री मैट्रिक के है तो उसमें फॉर्म ही 63,000 फॉर्म ही मतलब एप्लीकेशन जमा होते थे। तो एक सरकार को भी चाहिए कि जिनके लिए स्कीम बना रही है उनके लिए बेदारी मुहिम चलाए। तो सरकार तो एक दोनों हाथों से, सरकार के अलावा समाज की भी जिम्मेदारी नहीं, समाज के साथ में जो मस्जिदों में अगर खुतबे वगैरह होते हैं जुमे के, एकदम होनी चाहिए। स्कीमों के बारे में उन खुतबों में बताया जाए कि इन स्कीमों का फायदा उठाया जाए। देखिए, उनको खुतबों को थोड़ा ट्रेंड को चेंज करना चाहिए। वहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी, खास करके जो सरकार की स्कीमें हैं उनके लिए भी, जैसे मान लीजिए अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन में वोट क्यों करें, उनका पैटर्न वोट करने का क्या होना चाहिए, ऐसा कोई मैसेज उनके तरफ से भी जाना चाहिए कि आपको कम से कम राष्ट्रहित में, देश हित में और कंट्री के लिए सोच हो। जैसे आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बात बोलने के लिए कि जो घटना कल घटी है उसके लिए आज झारखंड के सभी मस्जिदों से मतलब नाद भी हुए और इसकी मजम्मत भी की गई है। पूरे मुल्क में हुए हैं। लेकिन झारखंड से मुझे सूचना आई थी तो, और मुझे ना कुछ लोगों ने अप्रोच किया तो बोले नहीं ये होना ही चाहिए। खास करके उलमाओं का रोल भी यहाँ पर होता है कि इस तरह के इशूज में देश के साथ खड़ा रहे। और एक अच्छा मैसेज है कि आपस में हम सब मिलजुल कर रहेंगे और कट्टरता को ख़त्म करते हुए, जैसे आपने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की आप नेशनल कन्वीनर, तो हम लोग यही काम कर रहे हैं। क्योंकि डायलॉग ही एक ऐसा प्रोसेस है, अगर हम आपस में बैठकर बातचीत का रास्ता अगर हम बंद कर देंगे तो कट्टरता इस लेवल में बढ़ जाएगा कि फिर इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में एक नई राह जो स्टार्ट हम लोगों ने किया है और उसमें हम क्या है कि दूसरे कम्युनिटी के बीच में डायलॉग कर रहे हैं। और आज ये है कि अगर हम लोगों के बीच में कम्युनिटी में घर में भी डिफरेंसेस होते हैं, भाइयों में डिफरेंसेस होते हैं, समाज में डिफरेंसेस होते हैं, तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस अगर दो कम्युनिटीज के बीच में, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उस कम्युनिटीज के डिफरेंसेस को कम करें। मैंने देखा है कि जब हम लोग बात करने जाते हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं और दोनों कम्युनिटी के बीच को हम लोग बैठाकर दोनों के मसले और मसाइल को रख रहे हैं और उसमें अगर 10 मामलात को रखते हैं उसमें से देखते हैं 1-2 मामला जरूर सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से लोग जो है अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा है। तो हम लोगों को पहल करने की ज़रूरत है, खास करके जरूरी है। हाँ, जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं उस कम्युनिटी में हम चाहते हैं कि लोगों को बातचीत करना चाहिए किसी भी इशूज में हो। इस कंट्री के जितने भी इशूज हो, चाहे वो राम मंदिर का इशूज हो, चाहे आर्टिकल 370 हो, या इस देश में अभी जो कल जो घटना घटी, इसमें सभी लोगों को बातचीत करके एक रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और देश में अगर मुल्क के लिए अगर किसी को ज़रूरत है तो उस समय सभी लोगों को लब्बैक करके खड़े होना चाहिए। और मुल्क के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो अगर आप आगे आएंगे तब एक अच्छा मैसेज जाएगा, तब देखेंगे कि जो नफरत है वो नफरत मिट जाएगी, कट्टरता मिटेगी और मोहब्बत इस देश में आएगा और अमन और चैन और भाईचारगी के साथ हम रहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि हम लोगों को अब आने वाले दिनों में जितने भी डिफरेंसेस है उसको बैठ के बातचीत करके डायलॉग करके हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। चलिए शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्योंकि इतनी शिद्दत के साथ, इतने जज्बाती तौर पर आप अपनी तमाम चीज़ों को लेकर बोलते हैं कि मुझे कहीं इंटरप्ट करने का मौका ज़्यादा नहीं मिला, इसलिए आपके साथ एक और मुलाकात होनी बहुत ज़रूरी है। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ आप देखेंगे खास मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया।